पाठ मियां नसरुद्दीन, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जान लेते हैं एक बार कृष्णा सोबती जी का संक्षिप्त परिचय। कृष्णा सोबती जी का जन्म सन 1925 में गुजरात में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये उपन्यास के नाम है, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये कहानी संग्रह, हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये इनके शब्द चित्र व संस्मरण के नाम हैं। इनको अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ मियां नसरुद्दीन। तो साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से गुजर न जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सिवैयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। तो मियां नसरुद्दीन एक खानदानी नानबाई हैं और एक दिन लेखिका दोपहर के समय मस्जिद के पास मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर गईं। तो वहां एक छोटी सी दुकान थी जहां पर ढेर सारा आटा गूंथा जा रहा था। तो पूछने पर लेखिका को पता चला कि वह दुकान नानबाई मियां नसरुद्दीन की है, जो 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियां ने नजर उठाई। फरमाइए। झिझक से हमने कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूरकर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नफीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। तो लेखिका बताती हैं कि जब दुकान के अंदर उन्होंने झांक कर देखा तो मियां नसरुद्दीन ने उन्हें ग्राहक समझ लिया और आने का कारण पूछा। लेखिका ने कहा कि वह उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती है। मियां को शक हुआ कि कहीं ये पत्रकार तो नहीं है। लेखिका के मना करने पर मियां ने उसके प्रश्नों का उत्तर देना स्वीकार किया और तब लेखिका ने उनसे प्रश्न पूछने शुरू किए। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। तो लेखिका उनसे पूछती हैं कि विभिन्न प्रकार की रोटी पकाने की कला आपने कहाँ से सीखी। तो मियां नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना सास के पास, क्या आईना सास के पास, क्या मीना सास के पास, या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा क्या? फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा इख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर।
लेखिका के यह पूछने पर कि विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने का ये हुनर आपने कहाँ से सीखा, मियाँ नसरुद्दीन एक तरह से नाराज हो जाते हैं और वे नाराज होकर बोलते हैं कि क्या मतलब है आपका कि नान बाई का ये हुनर या इल्म सीखने के लिए कहाँ जाएंगे? क्या नगीना साज के पास? नगीना साज मतलब नग का काम करने वाले के पास जाएंगे? क्या आईना साज के पास कि आईने का काम करने वाले के पास जाएंगे? या मीना साज या कोई मीनाकारी करने वाला कोई हो तो उसके पास थोड़ा ना जाएंगे? ना ही किसी रफूगर कपड़े का काम करने वाले, ना ही रंगरेज जो कपड़ों को रंगता है उसके पास जाएंगे, और ना ही किसी तेली के पास जाएंगे जो तेल का व्यापार करता हो, तेल का काम करता हो, और ना ही किसी तंबोली से सीखने जाएंगे। तंबोली से सीखना मतलब जो पान, तंबोली जो पान का कारोबार करता हो, पान का व्यापारी हो, उससे थोड़ा ना सीखने जाएगा कोई भी नान बाई का हुनर अगर सीखना है तो क्या फरमा दिया साहब आपने? यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा कि ये तो हमारा खानदानी पेशा है, यह काम तो हम पुश्तों से करते आ रहे हैं। तो वे बड़ी बेपरवाही से अपने खास अंदाज में बताते हैं कि नान बाई का यह काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है और यह काम उन्होंने अपने पिता से सीखा था। तो जो बाप दादा का हुनर था वही उन्होंने अपने पिता जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनसे सीखा था, और जब वे इस दुनिया से चले गए तो वे उनकी ठिये पर आकर बैठ गए, अर्थात उनकी जगह उन्होंने संभाल ली। जब मियाँ नसरुद्दीन ने अपने पिता की बात छेड़ी तो लेखिका के मन में भी उत्सुकता हुई कि वह उनके पिता के बारे में जाने। तो वह पूछती हैं कि आपके वालिद? मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नान बाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नान बाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी की कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियाँ? काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया है। पर यह तो बताइए कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा कहता है जीम। तो इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह न आना हुआ, पर क्यों? तो लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पिता के बारे में जानना चाहती थी। तो नसरुद्दीन ने कहा कि उनके पिता मियाँ बरकत शाही नान बाई गढ़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे और उनके दादा आला नान बाई मियाँ कल्लन के नाम से जाने जाते थे। तो जब लेखिका ने यह कहा कि मियाँ को इन दोनों में से किसी की कोई नसीहत याद है तो बताएं, तो मियाँ ने उत्तर दिया कि काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं आता। साथ ही वे ये भी कहते हैं कि जब बच्चा पढ़ना सीखता है तो सबसे पहले, अगर हम हिंदी की बात करें तो बच्चा क्या सीखता है? सबसे पहले अ से अनार और आ से आम, है ना? तो इसी तरह से वो आगे के वर्ण सीखता है बाद में। तो यहाँ जिस भाषा की बात कर रहे हैं वो फारसी भाषा की बात कर रहे हैं कि फारसी भाषा में सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? सबसे पहले जब वो स्कूल जाता है और सीखना शुरू करता है तो पहली कक्षा में क्या सीखता है? वो अलिफ, उसके बाद बे, उसके बाद जीम। तो सबसे पहले उसने सीखा अलिफ, उसके बाद वह आगे बढ़ा, उसने सीखा बे, उसके बाद उसने सीखा जीम। इस तरह से उसने छोटे से शुरू किया और उसके बाद वह आगे बढ़ता गया। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि छोटे छोटे काम करके ही कोई बड़ा काम किया जा सकता है, कोई बड़ा हुनर सीखा जा सकता है। तो लेखिका कहती हैं कि आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? तो इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ? क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नान बाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नान बाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए।
मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मंझे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहेब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। हमने सिर हिलाया। हाँ साहेब, माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा और अपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया। क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? तो मियाँ नसरुद्दीन अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने बर्तन धोना सीखा, भट्टी बनाना सीखा, भट्टी में आग जलाना सीखा, उसके बाद ही उन्हें ये हुनर आया है। और आगे वे एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि शिक्षा की शिक्षा, तालीम की तालीम, तालीम मतलब शिक्षा, शिक्षा की शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें शिक्षा किस चीज़ की लेनी है और उसे कैसे सीखा जाए। सीखने भी एक कला है, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि क्या सीखना है, उसकी शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है और वह शिक्षा कैसे मिल रही है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से वे एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह जाते हैं कि शिक्षा की शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वे आगे बताते हैं कि पहले हमने खोमचा लगाया, खोमचा लगाते थे हम पहले, तो यानी कि गली गली वे बेचते थे पहले और उसके बाद वे दुकान पर आकर बैठे। तो लेखिका ने उनसे पूछा कि क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? तो इस बात पर उन्होंने क्या कहा? तो मियाँ ने घूरा, बहू तेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहां पना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। तो मियाँ बताते हैं कि नानबाई तो और भी हैं, बहुत हैं, लेकिन खानदानी नहीं है। और इसी बात पर उन्हें एक बात याद आ गई और वे बताते हैं कि उनके पूर्वजों को, उनके बुजुर्गों को बादशाह ने कहा कि कोई ऐसी चीज बनाकर खिलाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। तो लेखिका का उत्साह बढ़ गया यह जानने में कि क्या ऐसी कौन सी चीज थी। तो वह पूछती हैं कि क्या उनसे बनी ऐसी चीज? क्यों ना बनती साहब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया जाता है, बेसब्री से पूछा वह पकवान क्या था, कोई खास ही चीज होगी। मियाँ कुछ देर तक सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। लेखिका जानने के लिए उत्सुक थी कि वह पकवान क्या था, लेकिन मियाँ देर तक सोच में पड़े रहे और आखिर में बोले कि वह नहीं बताएंगे, वे नहीं बताना चाहते। और इतना और कहा उन्होंने कि कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है और यह कहावत चाहे जब भी बनी हो लेकिन सही बैठती है उनके पूर्वजों पर ही, उनके खानदान पर ही यह बात सही बैठती है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। यह बात, यह कहावत बिल्कुल उनके बुजुर्गों पर खरी उतरती है। तो मजा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि? मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। तो यहाँ पर लेखिका उन्हें पूछती भी हैं कि ये कहावत सच्ची है या यूं ही। तो मियाँ इस पर नाराज हो गए और लेखिका को उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। लेखिका आगे उनसे कहती हैं कि मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। तो मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। तो कहा, पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेवेंगे, उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हूँ। वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। तो उनके कहने का मतलब था कि उनके जो पिताजी थे वे 80 के होकर गुजरे थे, तो अब पता नहीं, 70 के तो वे हो चुके हैं, अब वे कितने उम्र तक जी पाएंगे तो ये उनको पता नहीं था।
तो इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बनाया, तो कहा अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। तो लेखिका उनसे सीधे सीधे पूछती हैं कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही है। तो मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना। हो तो चुकी साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। तो लेखिका उनसे कहती हैं कि वे केवल ये जानना चाहती हैं कि आपके बुजुर्गों ने दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ काम किया था, वे केवल इतना ही जानना चाहती हैं। तो मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं, अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं, कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं। हम खिसियानी हंसी हंसे, है तो काफी, पर जरा नाम ले लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से। मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए कि किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता, जहां पना बादशाह सलामत ही ना। कौन से? बहादुर शाह जफर की। तो लेखिका उनसे बादशाह का नाम निकलवाना चाहती हैं कि उनके बुजुर्गों ने किस बादशाह के यहाँ पर काम किया, लेकिन वे बताना नहीं चाहते, या यूं कहें कि वे अपनी शेखी बघारने के लिए बोल गए कि उनके बुजुर्गों ने, उनके पूर्वजों ने बादशाह के यहाँ काम किया है, लेकिन वे उस बादशाह का नाम नहीं बता पा रहे थे। लेकिन लेखिका बार बार वही सवाल पूछ रही थी, तो अब वे एक तरह से फंस गए थे कि वे क्या जवाब दें। तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि जहां पनाह बादशाह सलामत। तो लेखिका ने समझा कि वे बहादुर शाह जफर की बात कर रहे हैं। तो वे कहती हैं कि कौन से? बहादुर शाह जफर की। तो मियाँ खींच गए और बोले, फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। तो अंत में वो खींच कर बोलते कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है, तो जो भी आपका मन करे वो नाम लिख लीजिए। और ऐसा कहकर वे उनकी बातों को टाल देते हैं। लेखिका आगे कहती हैं कि हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काटती हो, अपने कारीगर और कौन होंगे? तो लेखिका उनसे जानना चाह रही थी कि बब्बन मियाँ कौन है। तो मियाँ ने बताया कि वे उनके कारीगर हैं, और कौन होंगे। तो लेखिका के मन में आया कि वे उनसे उनके बेटे बेटियों के बारे में पूछें। तो मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में जानना चाह रही थी, उनके परिवार के बारे में जानना चाह रही थी। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर मतलब ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो गुस्से में आने वाले हैं, वे गुस्सा करने वाले हैं अभी। तो ऐसा सोचकर वे उनसे वो नहीं पूछ पाई जो वे पूछना चाहती थी, बल्कि उन्होंने अपना सवाल बदल दिया और उन्होंने कहा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, खाली शागिर्दी नहीं करते बल्कि मजदूरी भी देता हूँ इनको, और 2 रुपये मन आटे की मजदूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी। तो यहाँ पर लेखिका से पीछा छुड़ाने के लिए मियाँ नसरुद्दीन बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश देते थे, और लेखिका ने उनके बारे में जानना चाहा तो वे कहते हैं कि उनके कारीगर हैं। लेखिका उनके बच्चों के बारे में जानना चाहती थी, किंतु उनके चेहरे पर दबे हुए गुस्से को देखकर वे अपना विचार बदल देती हैं और उनके कारीगरों के विषय में बातें करती हैं। तो मियाँ नसरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि उन्हें 2 रुपये मन आटे की व 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी देते हैं। तो लेखिका आगे उनसे पूछती हैं कि ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं, कि भट्टी में ज़्यादातर कौन सी रोटियां बनती हैं। तो मियाँ को अब इस मजमून में कोई दिलचस्पी रह नहीं गई थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने के लिए बोले। तो लेखिका द्वारा रोटियों की किस्में जानने की इच्छा से पूछे गए सवाल पर वे क्या कहते हैं। लेखिका जानना चाह रही थी ना कि वे कौन सी रोटियां बनती हैं, तो हालांकि उनका मन तो नहीं था उसका जवाब देने का, लेकिन फिर भी वे जवाब देते हैं और कहते हैं कि बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गावदीदा, गाजेबान, तुनकी, ये सारी रोटियां भट्टी में बनती हैं। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा
करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान, जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निगली और हजम। लेखिका उनसे जानना चाह रही थी कि भट्टी पर कौन कौन सी रोटियां पकती हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने बहुत सारी रोटियों के नाम गिनवा दिए। तो लेकिन वे तुनकी रोटी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वह पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है, ज़्यादा बारीक होती है। लेकिन कहते कहते वे पिछले ज़माने की यादों में खो जाते हैं और कहते हैं कि पहले के ज़माने जैसा खाने पकाने का शौक अब किसे है। तो वे पुराने ज़माने में खो जाते हैं और कहते हैं कि अब खाने पकाने का शौक अब किसी को नहीं है, ना तो लोगों को वह शौक है और ना ही उन चीज़ों की कद्र है। आज के ज़माने में तो भारी एवं मोटी तंदूरी रोटी का ही बोलबाला है, क्या बनाएं और क्या खिलाएं। तो यहाँ पर कहते हैं कि पकाने खाने की प्रशंसा करने वाले लोग अब नहीं रहे, अब तो बस तंदूर से रोटी निकलती है, निगलते हैं और हजम हो जाती है।